औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 40 है CS 504 का। इसमें आज हमें यूनिट टेस्टिंग के अबाउट पढ़ना है, यूनिट को टेस्ट करना। इसका यूनिट हमारे पास यूनिट टेस्टिंग को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि यूनिट टेस्टिंग हमारे पास एक हार्डवेयर का एक छोटी सी चिप या एक छोटा सा पार्ट है, उसको हमने एक इंडिविजुअली टेस्ट करना है। जहाँ पर हमने उस चिप या उस पार्ट को या उस मॉड्यूल को टेस्ट करना है, उसको हमने मतलब जहाँ पर टेस्ट करना है ना, वहाँ से तमाम चीज़ों को निकाल के उस मॉड्यूल को टेस्ट कर लेना है। मतलब इंडिविजुअली टेस्ट करना है हमने उस चिप को या उस मॉड्यूल को। Unit testing is roughly equivalent to chip level testing for hardware in which each chip is tested thoroughly after manufacturing. Similarly, unit testing is done to each model in isolation. अकेला रख कर उसके behavior को verify किया जाता है. Unit testing will establish some sort of artificial environment and then invoke routines in the module being tested. It then checks the result returned against either some known value or against the result from the previous runs of the same test. When the modules are assembled, we can use the same test to test the system as a whole. ठीक है, जब हम एक एक करके तमाम मॉड्यूल्स को टेस्ट कर लेते हैं तो फिर लास्ट में हम उसको एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और उसको फिर से टेस्ट करते हैं। सिस्टम्स जो हमारे पास सॉफ्टवेयर शुड बी टेस्टेड मोर लाइक हार्डवेयर विद बिल्ट इन सेल्फ टेस्टिंग होती है, जिसमें एक यूनिट को टेस्ट किया जाता है इंडिपेंडेंटली, और इंटरनल डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस्टिक फॉर प्रोग्राम यूनिट शुड बी डिफाइंड। टेस्ट हार्डनेस इसमें क्या है कि हम अपने जो होल सिस्टम होता है, ठीक है, जब हमने मॉड्यूल्स को एक होल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, असेंबल कर दिया, तो फिर हम उसको होल सिस्टम को भी टेस्ट कर देते हैं। Built-in testability of the program unit from the very beginning, where each piece should be tested thoroughly before trying to wire them. कि हमने टेस्टेबिलिटी मतलब इसमें क्या है कि हमने शुरू में ही जब प्रोग्राम के हिस्से किए हैं, पार्ट्स किए हैं, उनको ही हमने शुरू में मतलब अलग टेस्ट करना है और फिर जाके हमने उसको वायर करना है। और वायर करने से पहले ही हम उसको टेस्ट करते हैं, तो वो दिस इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या है? डेवलपर्स जो हैं अपने कोड को खुद टेस्ट करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स या क्लासेस में कन्वर्ट करके। नॉर्मल बाउंड्री या इनपुट बाउंड्री का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उनका रिजल्ट जो है उनका जो टेस्ट है वो अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के होना चाहिए, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इज़ अ ग्रेट वे टू टेस्ट एन API। अब इसके बेनिफिट्स हमारे लिए क्या हैं? यूनिट टेस्टिंग के क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स, रिपीटेबल है, बाउंडेड है, चीपर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिपीटेबल क्या है? रिपीटेबल में हमारे पास आपका प्रोग्राम है, अभी बन रहा है, आपका प्रोग्राम बन रहा है और बनते बनते आपने बार बार उसको टेस्ट करना है। कहीं एरर तो नहीं आ रहा, कहीं कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो बार बार टेस्ट करने से हमें जो एरर्स हैं वो साथ साथ ही ख़त्म होते रहते हैं। इसीलिए ये हमारे पास चीपर भी है। फाइंड करो, फिक्स कर दो डिफेक्ट को, ठीक है, पहले ही, इससे पहले कि आप उसको मार्केट में सेल कर दें या मार्केट में दे दें, आपके कस्टमर्स यूज़ करें, उसके बाद आपके लिए उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने एक इंटायर प्रोग्राम, एक इंटायर सॉफ्टवेयर में से डिफेक्ट को मालूम करना एक आसान काम नहीं है। जैसे जैसे आप बना रहे हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आप साथ साथ ही क्लियर करते जाएं, ठीक है। इसके क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स भी हैं और क्वालिटेटिव बेनिफिट्स भी हैं। क्वांटिटेटिव में रिपीटेबल है, बाउंडेड है, चीपर है, लेकिन क्वालिटेटिव में असेसमेंट ओरिएंटेड है कि राइटिंग द यूनिट टेस्ट फोर्सेस अस टू डील विद डिज़ाइन इशूज़, कोहेजन एंड कपलिंग। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आता है कि आप जैसे जैसे साथ साथ अपने जो डिफेक्ट्स उनको ख़त्म करते जाओगे, आपके लिए बाद में आसानी होती जाएगी कि आपने पहले किसी प्रोग्राम में, पहले सिस्टम में ये गलती की होगी, अब आपने दोबारा वो गलती नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ पर जो यूनिट टेस्टिंग है उसको इतना सराहते नहीं है या उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इनके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई इसको यूज़ करे तो कभी भी बाद में उनको ना ही ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़े
और ना ही ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़े जब आप एक इंटायर प्रोसेस को बना लेते हैं, फिर बाद में उसमें से डिफेक्ट्स को निकालना होता है। टेस्टिंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब है इसका, कि आपने अपने सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट टेस्ट करना है। हमने जो यूनिट हमने 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 जो प्रोग्राम बनाया है उसके जब हम यूनिट टेस्ट करेंगे तो वो जो टेस्ट केसेस हैं आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपके कोर्ट से मिल रहा हो, या कॉन्ट्रैक्ट हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो आपने अपने प्रोग्राम में करनी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में नहीं होता कि आप उसके अगेंस्ट जाकर उसकी टेस्टिंग करें। अब यहाँ पर एग्जांपल है कि जैसे आपने एक स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट लेने के लिए आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आ गया उसको आपने टेस्ट किस तरह से करना है, जो आपका रिजल्ट आया है आपने उसका स्क्वायर ले लेना है, तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल आता है इसका, ऐसे ही है ना। ओके, ये हमारे पास इसकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए थे ऊपर, जो हमने कहा है कि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यू नॉट व्हेन यू डिज़ाइन अ मॉड्यूल ओवर अ सिंगल, जब भी आप अपने मॉड्यूल को बना रहे होंगे या सिंगल रूटीन को बना रहे होंगे तो आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट और उसके कोड को लाजमी डिज़ाइन करना है, ठीक है। जब आप भी उसके बाद जब आप कोड को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो आपने उसकी बाउंड्री कंडीशंस को भी देखना होता है और बाकी तमाम मसाइल को भी देखना होता है, जो कि हम ज़्यादातर उन पर गौर नहीं करते। उसके बाद जो सबसे बेस्ट वे है फिक्स करने का एरर्स को, वो क्या है कि आप पहले ही साथ साथ एरर्स को निकालते रहें, ठीक है। उसके बाद आपने जब टेस्ट बना लिया है बाद में आप कोड लगाएं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। टेस्ट करने से पहले आप कोड को फुल इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, और बाद में आप जाके एरर्स निकालें, तो होल प्रोसेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और दूसरी बात ये कि आपने कोड को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके टेस्ट को नहीं बनाया, तो ये भी आपके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब कुछ टिप्स हैं हमारे पास यूनिट टेस्टिंग की, वो क्या हैं कि यूनिट टेस्ट शुड बी कन्वीनियंटली लोकेटेड। For small project, you can embed the unit test for a module in the module itself. For large project should keep the test in a package directory or a test sub directory of the package। इसमें क्या मतलब है कि अगर आपके पास छोटा प्रोडक्ट है तो आप उसको उसके मॉड्यूल खुद भी बना सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के लिए। अगर आपके पास लार्ज मॉड्यूल है तो आपको जो पैकेज में अपने मॉड्यूल्स को रखना पड़ेगा। बाय मेकिंग द कोड एक्सेसिबल टू द डेवलपर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी कि किस तरह से फंक्शन परफॉर्म हो रहा है एक मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद बिल्ड रिग्रेशन टेस्ट टू वैलिडेट एनी फ्यूचर चेंजेस, आपको रिग्रेशन टेस्ट भी देना पड़ता है कि अगर कोई आपने फ्यूचर में चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी हमारे पास आ जाती है। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी में हमारे पास ये 1500 प्रोजेक्ट के एनालिसिस हैं। इसमें हमने 4 किस्म के क्वालिटी एश्योरेंस को लिखा हुआ है। क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस को कोड इंस्पेक्शन और डिज़ाइन इंस्पेक्शन है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जब हमने 53% टेस्टिंग की है, सो टेस्टिंग की है, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है, उसमें तकरीबन 53% जो है टेस्टिंग की वजह से उसके डिफेक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम 65% सॉरी क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग करते हैं तो 65% तक जो है उसके डिफेक्ट्स जो हैं रिमूव हो जाते हैं। अगर हम टेस्टिंग और कोड इंस्पेक्शन करते हैं तो 70% हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह जब हम क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग और कोड इंस्पेक्शन करते हैं तो इन 3 चीज़ों की वजह से हमारे पास जो 87% हैं डिफेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं। और जब हम इन चारों चीज़ों को पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी ये हमारे पास है, ठीक है। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी जिसमें हम अपने डिफेक्ट को रिमूव करते हैं, जो डिफेक्ट हमारा एनालाइज हुआ होता है उसको रिमूव करते हैं। कैसे? डिज़ाइन को देखना, कोड को देखना, क्वालिटी को देखना और टेस्ट को देखना। जब हम ये चारों चीज़ें करते हैं तो 99% जो है हमारा जो कोड है उसमें से डिफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास
अब उसके बाद आगे हमारे पास इंस्पेक्शन और chaotic जोन आ जाता है। इंस्पेक्ट करना और chaotic जोन। अब उसमें हमारे पास डिफेक्ट ओरिजिनेशन है, जहाँ से डिफेक्ट निकलते हैं, और डिफेक्ट डिटेक्शन है, जहाँ पर डिटेक्ट किए जाते हैं। और chaotic जोन में हमारे पास टेस्टिंग और मेंटेनेंस का जोन आ जाता है। ठीक है, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के पार्ट्स आ जाते हैं। अगर डिफेक्ट ओरिजिनेशन में अगर हम रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास कोई गलती हो जाती है, डिज़ाइनिंग में गलती हो जाती है, कोडिंग में गलती हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो जाती है, टेस्टिंग में गलती हो जाती है, या मेंटेनेंस में गलती हो जाती है, तो डिफेक्ट जोन में अगर हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट, कोडिंग, डिज़ाइनिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनके जितने भी डिफेक्ट थे टेस्टिंग में ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हम मेंटेनेंस करते हैं, तो मेंटेनेंस में हमारे पास रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के जितने भी डिफेक्ट थे वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ें जो है वो नीचे ही बताई गई हैं। तो डिफेक्ट ओरिजिनेशन में आपने लिखना है क्या कौन कौन से पार्ट्स थे हमारे पास। रिक्वायरमेंट थी, डिज़ाइन थी, कोडिंग थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, टेस्टिंग थी, उसके बाद मेंटेनेंस थी। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 40 है। हाँ, ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह मिलते हैं हमने लेक्चर नंबर 41 में। अल्लाह हाफिज़।